से आपका स्वागत है सीएम फिजिक्स में। आज हम क्लास 12 ब्रेन मैप के अंदर टॉपिक की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको जैसे पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहा जाता है, तो इनफाइनाइट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इनफाइनाइट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्यू कैपिटल चार्ज या स्मॉल क्यू चार्ज के रीजन के अंदर इनफाइनाइट से आप कोई पॉइंट को ब्रिंग करके लाते हैं, तो उस पॉइंट पर आने तक वैल्यू ऑफ वर्क डन इज कंसिडर एज ए पोटेंशियल। द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कंसीडर एज ए टेस्ट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। Presence of another point charge is considered as a V is equals to minus W by Q0, where Q0 is your charge. And another formula for that, V is equals to KQ by R, where R is a distance from the charge. आप जितना चार्ज ब्रिंग करके लाए हो वो डिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा, डिस्टेंस कंसीडर होगा कि कैपिटल Q या Q चार्ज से यदि आप R डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो V is equals to KQ by R, यहाँ आप लिख सकते हो 1/4 pi epsilon 0 Q by R यूनिट पॉजिटिव। और यहां से एक और फार्मूला बनता है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V, वैल्यू ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। यदि V1 से V2 तक आप किसी चार्ज को Q को ले जाते हो, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V, वेयर Q डेल्टा V इज V2 माइनस V1। उस हिसाब से पोटेंशियल के आपके पास दो फार्मूले, W is V is equals to minus Q W by Q0 is equals to K Q by R या 1/4 pi epsilon 0। उसके बाद आता सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। दो चार्ज, एक चार्ज की वैल्यू Q1 दूसरा चार्ज Q2, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R of 1 2, then potential energy of the system is given by U is equals to K Q1 Q2 upon R12, where R12 is a distance between the two charge। यहां पर से पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस और सिस्टम, तीन चार्ज के सिस्टम के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, चार चार्ज से बनने वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशंस आपको याद रखनी होगी। टोटल यदि यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पर चार्ज Q3, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज ऑफ सिस्टम 1 2 2 3 एंड U ऑफ 3 1। ये तीन के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, उस हिसाब से आपके कैलकुलेशंस बढ़ते रहेंगे। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R12 2 3 की हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन R23, एंड इसकी हो जाएगी K Q1 Q3 अपॉन R ऑफ 13। और इस हिसाब से आप चार की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास में एक अलग से डेफिनेशंस आती है, एक अलग से डेफिनेशंस आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको कहा जाता है? इसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम हो, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, इससे आर डिस्टेंस पर V इज इक्वल्स टू होगा के क्यू बाय आर। तो इससे आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर में जो सरफेस बनेगी उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, विच इज कंसिडर एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जो नीचे मैनेज किया गया है। यहां पर इसकी प्रॉपर्टी दी गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस having a same electrostatic potential at every point, हर पॉइंट पर पोटेंशियल। यहाँ का ये पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी, बट ये सरफेस और ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होगी। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन, कुछ प्रॉपर्टीज है वो दिखाती। फार्मूला यहां लिखा हुआ है जिसके डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
एट एवरी पॉइंट ई इज ए परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रही, सरफेस ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगी। यदि आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि इस टाइप का कोई प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर each and every point electric field is perpendicular to the surface, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल चार्ज वर्क डन इज जीरो। आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर चार्ज है और यहां से किसी चार्ज को आप मूव करके यहां तक लाते हो तो वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप यदि चार्ज को रोटेट करोगे, मूव करोगे तो वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कुछ कंक्लूजन्स लेकर आप जाओगे एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये एक दूसरा ये है कि जितना क्लोज रहेगा उतना वो स्ट्रांग रहेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फार्मूले बनते थे किसी टॉपिक को लेकर उतने ही फार्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी बनते हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, सेल यानी होलो होता है। यदि इसके ऊपर चार्ज्ड सेल है तो हमारे पास 3 पॉइंट कंसीडर होंगे। एक पॉइंट रहेगा सेल के आउटसाइड जिसके लिए आप बोलोगे R इज ग्रेटर देन R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R, पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो आपको KQ/R² होती थी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के जितनी भी फार्मूले ई के लिए बनते हैं उतने नियर अबाउट फार्मूले वी के भी बनते हैं, और दोनों एक साथ रिवाइज करेंगे तो टॉपिक आपका थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा। ऑन द सरफेस, स्पेरिकल सेल के सरफेस पे हो जाएगा V इज इक्वल्स टू KQ/R। ये कैपिटल R, उन्होंने स्मॉल q चार्ज लिया, हमने कैपिटल Q चार्ज लिया है। जो मेन फार्मूला बनेगा वो फार्मूला यहां का अंदर के लिए बनेगा। स्पेरिकल सेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल, पूरे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। कितना रहेगा, KQ/R जितना रहेगा, KQ/R, कैपिटल R वेयर कैपिटल R इज ए रेडियस, और सरफेस के ऊपर भी रहेगा KQ/R। इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, जिसका ग्राफ इंडिकेशंस करता है। ये रीजन आपका R लेस देन R कहता है, और ये R इज इक्वल्स टू R, तो पोटेंशियल आपका यूनिफॉर्म है। कितना है, V इज इक्वल्स टू KQ/R। ये पॉइंट किसको दर्शाता है, ऑन द सरफेस इंडिकेट करता है, और बाहर आउटसाइड में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, जिसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद हो सेल के लिए, तो सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम ड्रॉ करते थे E और R, तो अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलती थी, E इज इक्वल्स टू R। एट द सरफेस मैक्सिमम मिलती थी E मैक्स, और फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², और यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² है। हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर अब नेक्स्ट फार्मूला जो आएगा हमारे लिए वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है और वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब उसके अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है। आप बोलोगे नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कैसे रहेगा, तो वुडन के ऊपर आप चार्ज को स्प्रे करें तो वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, बट रहेगा तो सही ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा बट वहां पड़ा रहेगा। तो इस टाइप का यदि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर फार्मूले ध्यान रखना, आउटसाइड के लिए तो फार्मूला वही है, R ग्रेटर देन R के लिए फार्मूला वही बनता है, V इज इक्वल्स टू KQ/R। ऑन द सरफेस भी वही बनेगा आपका फार्मूला, V इज इक्वल्स टू KQ/R। कैपिटल R इज ए रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो अंदर है वो थोड़ा सा यूनिक फार्मूला बनता है, जो कि आपको स्पेशली याद रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर V इज इक्वल्स टू 1/4πε0
क्यू 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। याद रखने के लिए के क्यू साइड में याद रखे 2 3 2 2 3। क्या याद रखोगे 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 r माइनस r अपॉन r। ओके क्या याद रखोगे 2 3 2 2 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल r² कैपिटल r³। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। याद बहुत अच्छी तरह से रखोगे 2 3 2 2 3। ओके इस टाइप से कुछ टेक्निक बनाओगे फार्मूला ज्यादा याद हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू के क्यू कितना फार्मूला हो जाएगा 2 3 2 2 3 कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपका फार्मूला हो गया सॉलिड स्फीयर का अनकॉमन फार्मूला है। और यहां से बहुत सारी चीजें बनती है कि सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर के लिए आप r0 रख दें, एट द सेंटर पे r0 रख दे और जो कैलकुलेशंस आ जाएगी वो आप कैंसिल कर कर आपके पास में जवाब आ जाएगा। वो 1.5 हो जाएगी एट द सेंटर। v एट द सेंटर कितनी हो जाएगी के क्यू 3/2r 3/2r यानी कितनी हो जाएगी v एट सेंटर। ध्यान रखिएगा v एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 के क्यू बाय r यानी 3/2 ऑफ द सरफेस। ये एक फार्मूला बनता है कि v एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 v एट सरफेस। और इसका ग्राफ यदि यहाँ नहीं दिया गया है बट इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये सरफेस है और ये सेंटर है। इस टाइप से बनेगा इसका ग्राफ। या सेंटर पे v एट सरफेस और यहाँ पर होगा v एट सेंटर एंड v एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 v ऑफ सरफेस। यहाँ पर स्पेशली एक क्वेश्चंस बनता है जिसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, नहीं लिखा गया है पर आपको बता दिया गया है। आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ते हो माइनस साइन इंडिकेट्स करता है कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। तो V ऑफ A ग्रेटर देन V ऑफ B ग्रेटर देन V ऑफ C। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा, ये फार्मूला इंडिकेट करता है। उसके बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बारे में दोस्तों आपको ख्याल होगा कि दो चार्ज, एक चार्ज प्लस क्यू दूसरा चार्ज माइनस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस यदि 2 हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये एक्सिस हो जाएगी, ये इक्विटोरियल एक्सिस हो जाएगी। एक्सिस और इक्विटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के भी फार्मूले बनते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी फार्मूले बनते हैं। किसी भी पॉइंट पे फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन r²। K की वैल्यू रख दोगे तो ये फार्मूला जनरेट होगा KP cos थीटा अपॉन r² एट द एक्सियल पॉइंट। यदि ये डाइपोल है तो उसका एक्सियल पॉइंट इस टाइप से होगा, एक्सियल पॉइंट यहां पर होगा तो इस समय थीटा आपको 0 मिलेगा, तो cos 0 इज 1। तो फार्मूला हो जाएगा E एट एक्सियल इज इक्वल्स टू KP/r²। ध्यान रखिएगा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r², बट डाइपोल के लिए 1/r² होता है। यह भी अपने आप में एक MCQ है। और इक्विटोरियल पॉइंट पर इक्विटोरियल एक्सिस यानी ये डाइपोल के मिड पॉइंट से और डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है उसे बोला जाएगा इक्विटोरियल। और इक्विटोरियल पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस चार्ज Q, ये डाइपोल का माइनस चार्ज, ये डाइपोल की एक्सिस। डाइपोल की एक्सिस के मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होती है और डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये कहलाएगी इक्विटोरियल एक्सिस। और इक्विटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, डाइपोल को इस तरह से माइनस चार्ज प्लस चार्ज
माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होती है। डाइपोल की एनर्जी यू इज इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट, जबकि टॉर्क होता है टाउ वेक्टर, ध्यान रखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा होगा। यदि डाइपोल को आपने थीटा जीरो एंगल से रोटेट करा, आपने कहां तक रोटेट करा, थीटा एंगल तक, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस जीरो कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस जीरो। यदि आगे माइनस साइन रखते हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। तो खास ध्यान रखिएगा जब किसी फार्मूले में माइनस हो तो उसकी कैलकुलेशन के लिए खास ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर यू मैक्स, यू मीन और यू जीरो के लिए स्पेशल केस डिस्कस कर लेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस आपको मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका प्लेट का एरिया ए हो, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी हो, डायग्राम में थोड़ा सा डिस्टेंस अलग जगह बताया, डिस्टेंस डी हो। यदि इसकी प्लेट के एक प्लेट का चार्ज प्लस क्यू हो, दूसरी प्लेट का चार्ज माइनस क्यू हो, तो बनने वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, वेयर क्यू इज द स्टोर चार्ज एंड V इज ए पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, और उसके बीच में यदि एयर हो तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी होता है, जो नीचे की तरफ दिखाई देगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत इजी फार्मूला, यदि कैपेसिटेंस सीरीज में तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, यदि दो ही कैपेसिटर है तो आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं तो CS इज इक्वल्स टू हो जाएगा C बाय N। यदि सारे N कैपेसिटर एक ही वैल्यू के ज्वाइन करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल्स टू C बाय N हो जाएगा। यदि पैरेलल के लिए हम जाएं तो बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट के चलते हैं, पैरेलल C1 प्लस C2 हो जाएगा। यदि सारे कैपेसिटर्स एक जैसे हैं तो वो हो जाएगा NC हो जाएगा। CS इज इक्वल टू C बाय N होता है तो CP इज इक्वल टू NC होता है। यदि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में हम यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख देते हैं, देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं। यदि कैपेसिटर लिया, उसके अंदर की पूरी फील्ड आपने उसके अंदर की पूरी फील्ड अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दी, तो कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल्स टू KC होगा, या C डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका K एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। लेकिन पूरी स्पेस फिल्ड करने की बजाय आप यदि थोड़ी सी स्पेस फिल्ड करते हैं जिसकी थिकनेस T हो, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला इसके स्थान पर आप ये लगाओगे एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ T का मैंने अंदर इंटू कर दिया जो कि इजीएस्ट फार्मूला होगा। तो ये ध्यान रखिए कि पूरा स्पेस यदि K से भर दिया जाता है तो KC होगा, और यदि कुछ आधा प्लेट भर दिया जाता है जिसकी थिकनेस T होती है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पर दिया है, उस हिसाब से आगे बढ़ता है। यहाँ पर दोनों फार्मूले जिसके डिस्कशन हम कर चुके हैं कि इफ एयर इज फिल्डेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D, और उसके जगह पर यदि K टाइम्स हो जाता है तो C डैश इज इक्वल टू KC। ध्यान रखिएगा कूलम का फोर्स जो है F डैश इज इक्वल टू F बाई K होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इज इक्वल टू E बाई K होती है, पोटेंशियल V बाई K होता है, खाली कैपेसिटर जो है वो C डैश इज इक्वल टू KC होता है। सारे K टाइम्स हो जाए 1/K टाइम्स होंगे और कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा, ये खास ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद के जो कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूला थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन में टफ फॉर्मेट में आता है कि दो चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज
प्लस क्यू है, उसके रेडियस ए है, आउटर स्फीयर जिसका चार्ज नेगेटिव है, जिसको अर्थिंग कर दिया, तो ये जो कैपेसिटर आउटर स्फीयर का रेडियस बी है, तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB अपॉन B माइनस A। और यदि एक अकेला कैपेसिटर स्फीयर है जिसका रेडियस R है, तो उसका कैपेसिटर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। या इसको मैथमेटिकली सोल्व करो तो R इंटू 9 इंटू 10⁹ भी इसका आंसर होता है। तो दो स्पीयर से बनने वाला कैपेसिटर, कई बार डायरेक्ट फार्मूला बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेटलिक कंडक्टिंग, यदि आपने कैपेसिटर लिया, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह मेटलिक प्लेट आपने इंसर्ट करी, इनके बीच का डिस्टेंस d है और ये मेटलिक प्लेट है जिसकी थिकनेस t है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी। मतलब जो एयर के लिए स्पेस बचेगी, एयर की जो स्पेस बचेगी, वो डिस्टेंस यहाँ आएगा D माइनस टी। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, आपको मालूम है कि सी कैपेसिटर को यदि V वोल्ट की बैटरी से आप चार्जिंग करते हैं, तो स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटेंस U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर हाफ ऑफ QV एंड Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी U बाई V, इसको V से डिवाइड कर दोगे और फार्मूला डिराइव करोगे हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये E की जगह पर अभी थोड़ी देर पहले आपको E का जो फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो उसमें एक और सब्स्टिट्यूशन फार्मूला बन जाएगा। वो सब्स्टिट्यूशन फार्मूला एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E की जगह पर आप रख दोगे V/D का होल स्क्वायर, तो वो आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर बाय D स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर। उसके बाद व्हेन द ग्राफ जनरेटर पहले कोर्स में था, अब हटा दिया गया है, और हमारा ये जो लास्ट पॉइंट कैपेसिटेंस का बचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। द सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक circuit from the external field surrounding it with the conducting wall is called electrostatic shielding। lighting conductor वगैरह अब इस समय इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज कर लें और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आज का सफर हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो इस टाइप के देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, नमस्ते।